गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुड लक क्लासेस पर स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन इस चैनल पर पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिज़िक्स और अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम है अपना विद्युत धारिता। क्या नाम है जी चैप्टर नंबर 4 का? विद्युत धारिता, चैप्टर नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो विद्युत धारिता अपन स्टार्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे पहले टॉपिक आते हैं। इससे पहला आता है कि चालक। चालक किसे कहेंगे अपन ना? कंडक्टर। चालक या कंडक्टर किसे कहेंगे अपन? तो आप पहले पढ़ चुके, बताओ कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा का चालन होता है या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? चालक कहते हैं ना। तो चालक, सीधी सी बात यही है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है या विद्युत धारा का चालन होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं जी अपन? चालक कहते हैं, है ना। कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या बहती है विद्युत धारा या चालन होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? चालक कहते हैं, है ना। तो यानी यहाँ पे क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। और अगर अपन बात करें एग्जाम्पल, तो चालक में से अपने पता है कि Ag होता है अपना चांदी। चांदी है ना, सबसे अच्छा चालक माना जाता है अपना। चांदी होता है, या आप एल्यूमिनियम ले लो, आप एल्यूमिनियम भी इसके बाद में चालक होता है। या अपने जो भी धातुएं होती हैं ना, ज़्यादा धातु जो भी हैं, धातु सारी क्या होती हैं? विद्युत धारा क्या होती है? चालक होती है। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे, चालक क्या होते हैं। ठीक है, और ये चालक होते क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर ना मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये बात भी लिख लेना आप कि जो चालकों के अंदर, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो भी अपने चालक होते हैं, इनमें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी कारण इसमें क्या कहती है? धारा बहती है इनमें, है ना। ठीक है, सेकंड आता है अपना, बताओ, कुचालक। तो आप बोलोगे भाई कुचालक किसे कहते हो अपन? कुचालक भी बोलते हैं या फिर इनको अचालक भी बोलते हैं ना। कुचालक या फिर अचालक। तो ये होते हैं अपना इंसुलेटर। क्या कहते हैं बताओ? अपने इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होंगे बताओ? कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनसे धारा का चालन नहीं होता है, उनका बोलते हैं अपन कुचालक बोलते हैं। और धारा प्रवाह क्यों नहीं पाया था? क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसी कारण इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कुचालक की बात करें, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें अपन एग्जाम्पल, तो अपन को पता है जैसे प्लास्टिक होती है अपनी, या सूखी लकड़ी, ये सब किस में आते हैं? कुचालक में आते हैं ना, जिनका धारा प्रवाह नहीं होता है। और इनके अंदर ना मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं ना, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर जी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं ना, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही सहायक होते हैं धारा का प्रवाह करने में। ठीक है, तो ये थी बात कुचालक और चालक की बात। अब आप बात करते हैं अपन आगे परावैद्युत पदार्थ, इसके बारे में बात करते हैं अपन।
पराविद्युत पदार्थ। अपन ने चालक पदार्थ की बात कर ली, कुचालक पदार्थ की बात कर ली। अब आता है पराविद्युत पदार्थ। तो ये कुचालक में ही होते हैं, है ना। अपन जानते हैं कि कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसलिए इनसे धारा का प्रवाह नहीं होता। पर कुछ कुचालक ऐसे होते हैं कि अगर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं अपन, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण ये चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? पराविद्युत पदार्थ। ठीक है। तो यानी कि अपन को बात करें यहाँ पे कि कुचालक होते हैं ना, तो अपन वे कुचालक पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं ना, ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उन्हीं को क्या बोल देंगे? तो अपन पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि ये खुद चालक नहीं होते, कुचालक ये हैं, पर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं इनके प्रकार। जो अपने पराविद्युत पदार्थ हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है जी ध्रुवीय अणु, यानी कि ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, और एक होता है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट। तो कोई अपन से पूछे कि पराविद्युत पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अपन। तो अपना पहला आता है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। हेडिंग लगा हुआ फर्स्ट वाला, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। सॉरी। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। तो इनमें देखो डिफरेंस ये होता है कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र का, है ना, धनावेश और ऋणावेश का केंद्र। ध्रुवीय होते हैं तो इनमें क्या होता है कि वे पराविद्युत पदार्थ जिनका धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, यानी कि दोनों केंद्र क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगर केंद्र अलग अलग होता है तो इनको बोलते हैं अपन ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है। क्योंकि अपन पता है कि ऋणावेश का अगर केंद्र अलग होगा और प्लस का अलग होगा, तो बताओ ऋणावेश और धनावेश दोनों कुछ अल्प दूरी पर रखे होंगे, और अपन बोलते हैं अगर कुछ दूरी पर होता है और दोनों का परिमाण बराबर होता है, मैग्नीट्यूड आवेश, तो इनमें क्या होता है बताओ? इसको बोलते हैं अपन द्विध्रुव बोलते हैं ना, और यानी इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है इनके अंदर। ठीक है। तो जिन अणुओं के अंदर इनके अंदर ना परमानेंट खुद से पहले से ही प्रेजेंट होता है कौन? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो जिन अणुओं के अंदर पहले से ही द्विध्रुव आघूर्ण होता है उनको बोलते हैं अपन ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। और ये अध्रुवीय होते हैं ना, इनके अंदर खुद का नहीं होता। इनमें क्या होता है कि इनका धनावेश और ऋणावेश के अंदर क्या होता है? संपाती। अगर दूरी शून्य होगी, उनके बीच में कोई दूरी नहीं होगी, तो यानी कि वो क्या हो जाएंगे? अध्रुवीय हो जाएंगे। इनमें ध्रुवता का कोई गुण नहीं रहेगा। पर ये पहले से ध्रुवीय रहते हैं। ध्रुवीय मतलब दो ध्रुव इनके अंदर बने रहते हैं, प्लस और माइनस का। ठीक है। इसलिए तो यानी कि इनके जो दोनों के केंद्र है वो क्या होते हैं? संपाती नहीं होते हैं, है ना। तो इनका पहले से अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इनका अध्रुवीय का अपना द्विध्रुव आघूर्ण पहले से नहीं होता है। ठीक है। तो अपन पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। वे पराविद्युत पदार्थ या पराविद्युत पदार्थ जिनमें
अपना नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश और धनावेश, ऋणावेश और धनावेश का केंद्र समपाती नहीं होती है, समपाती नहीं होता है, यानी कि दोनों केंद्र क्या होगा, अलग अलग होता है। तो उनको क्या बोलते हैं बताओ अपन, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं अपना ना, कहलाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के लिए बात करें अपन तो NH3 अमोनिया, H2 अपना जल, HCl ETC है ना, इत्यादि जो ऐसे अणु कि इनका ना पहले से अपना द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अपन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर बात करें कि इनको अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लो मैं कि ऐसे अपने इसके अंदर भरे हुए हैं ना, बहुत सारे अणु हैं ऐसे, खूब से अणु बना लिए मैंने। यहाँ मान रहा हूँ मैं यहाँ पे कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है ना वो कितना है जी, 0, यानी कि इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपने नहीं रखा है। अब तो बताओ इनका केंद्र अलग होता है ना, माइनस और प्लस का केंद्र क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा दोनों केंद्र। यहाँ प्लस मान लेते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये इनका अपन केंद्र मान लेते हैं अलग अलग, ठीक है भाई, ये अलग अलग इनका केंद्र क्या है, अलग अलग है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, ठीक है, इस प्रकार होते हैं। यानी कि जब बाह्य विद्युत में नहीं रखते रहता तो ये ऐसे अनियमित, बिल्कुल नहीं कोई फिक्स दिशा नहीं होती है, कभी माइनस किधर है कभी किधर है कभी किधर है ना, फिक्स दिशा इनकी कोई नहीं होती। तो यानी इनका अलग अलग अणु का अपना द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, पर अगर इसका पूरा नेट निकालते हैं अपन खुद का, अगर बात करें कि पी नेट पढ़ा है ना अपने द्विध्रुव आघूर्ण, तो अगर इसका पूरे का अगर द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं ना तो वो 0 ही होता है, क्योंकि इनकी दिशा क्या रहती है, अनियमित रहती है। तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, तो परिणाम कितना होता है, 0 होता है। अगर 0 होगा इसका मतलब इसे धारा नहीं बहती है। पर अगर इसको अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसी को ही कहाँ रखते हैं, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि E नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, तब क्या होता है कि ये विद्युत क्षेत्र दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं उसी दिशा के अंदर, एक ही रेखा के अंदर है ना, सबकी समान दिशा हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लें कि अपना विद्युत क्षेत्र दिशा ये है, अगर विद्युत क्षेत्र दिशा ये है तो ये बिल्कुल इसी दिशा में ही व्यवस्थित हो जाएंगे। आपको पता है ना, इधर प्लस होता है, प्लस की दिशा में क्या होता है अपना विद्युत क्षेत्र होता है ना, तो माइनस प्लस सबकी दिशा सेम यही होगी, जितने भी हैं ये सबकी दिशा क्या होगी, सेम होगी यहाँ पे दिशा, और सबका प्लस बाद, माइनस पहले प्लस बाद में, माइनस पहले प्लस बाद में, माइनस पहले प्लस बाद में ना, माइनस पहले और प्लस बाद में, सब बिल्कुल एक रेखा में संरेखित हो जाते हैं। कब, जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये एक ही रेखा में क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। और इस वाले केस के अंदर इनका जो टोटल द्विध्रुव आघूर्ण है नेट, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी इनका मान कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो अगर अपन को बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तब तो इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, पर अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनका 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ मान आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है अपना ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो इनके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो इसको, कि जब ध्रुवीय पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये एक रेखा में क्या होते हैं, संरेखित होते हैं, इस कारण इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता। लेकिन अगर इनको वायु क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो इनका हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, लेकिन इनकी दिशा अनियमित होने के कारण जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे धारा नहीं बहती है। और अगर कोई पूछे भाई इनमें द्विध्रुव
द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि इनका, तो होता है, क्योंकि ये स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण इनमें होता है हर अणु में, क्योंकि पहले से इनका धन आवेश और ऋणावेश दोनों क्या होता है, कुछ दूरी पर होते हैं। इसका मतलब इनके अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन जो परिणामी होता है वो कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये बात मैं लिख देता हूँ। चलो अपन यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, ध्रुव के लिए बात कर रहे हैं ना। तो अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर, मैं ऐसे लिख देता हूँ एरो करके, इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनके अंदर क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और बात करें तो अगर अपन यदि इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर अपन नहीं रखते हैं ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं, तो इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। अगर इनको अपन नहीं रख रहे हैं, वायु क्षेत्र यानी ई का मान 0 है, तो क्या होता है, परिणाम कितना होता है, 0 होता है। अगर ये बात लिख दे अपन, यदि इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं ना, यदि इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या रखा जाता है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं बताओ, संरेखित हो जाते हैं, है ना, यानी उसी के रेखा के अनुसार संरेखित हो जाते हैं। कब, जब अगर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो इसका मतलब इनका, अतः इनका जो परिणामी आघूर्ण है 0 नहीं होता है। अब बताओ, अब 0 तो ना होगा इनका, अगर बाह्य विद्युत में रख दे तो सबकी इनकी क्या हो जाती है, दिशा क्या होती है, एक समान हो जाती है। यहाँ दिशा क्या रहती है, अनियमित रहती है, इसलिए क्या रहता है, 0 पर। यहाँ पे दिशा बिल्कुल निश्चित हो जाती है, इसके कारण इनका आघूर्ण क्या होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी अपनी बात ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ की। अब अपन बात करते हैं अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, नंबर 2 आता है अपना अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत, क्या लिखा है मैंने, पराविद्युत पदार्थ। तो ये कौन से होंगे, अध्रुवीय, यानी इनके अंदर पहले ध्रुवता नहीं होती, यानी प्लस माइनस अलग नहीं होते, एक ही जगह होते हैं ना। तो यानी इनका केंद्र क्या रहता है, संपाती। तो अपन बोलेंगे कि वे पदार्थ जिनमें ऋणावेश और धनावेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ना, का केंद्र क्या होता है जी, संपाती होता है, यानी केंद्र एक ही जगह होता है। अगर उनका केंद्र संपाती होता है तो क्या होंगे, तो अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए बात करें अपन, जैसे H2, I2, Cl2 etc, है ना, ऐसे जो अणु हैं ये क्या होते हैं, इनका केंद्र क्या होता है, एक ही बिंदु होता है। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि इनका कोई पहले से ही द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, इसलिए इनको बोला है अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ। पर अगर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके अंदर ये ध्रुवीय अणु बन जाते हैं, यानी प्लस और माइनस में कुछ ना कुछ दूरी हो जाती है, और फिर इनका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ मान निकल के आता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल, पहले डायग्राम बना लेंगे अपन, चलो पहले लिख लेते हैं अपन।
पहले तो ये लिखता हूँ मैं, इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अपना ध्रुव में था ना, इनके अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण इनमें नहीं होता है। ठीक है, जब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं होते, यानी इनको अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तो इनका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है, परिणामी आघूर्ण है या द्विध्रुव आघूर्ण है, वो क्या होता है, शून्य होता है। वो तो उसमें भी था पर इसमें भी होता है। क्यों होता है कि अगर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखेंगे अगर अपन, तो ये तो बताओ पूरे क्या होते हैं, संपाती होता है इनका प्लस और माइनस का केंद्र बिल्कुल, यानी कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों का केंद्र क्या होता है, बिल्कुल एक ही जगह होता है, प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस। यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र भी जीरो है तो इनका जो नेट आघूर्ण है वो भी कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण बना ही नहीं। अगर बना ही नहीं तो कहाँ का आएगा, इसलिए डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ पे तो जीरो होता है। उसमें तो था पर दिशा अनियमित थी ना, उसकी दिशा अलग थी, इसलिए परिणाम में जीरो आ रहा था, पर इसमें तो होता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, जीरो होता है। पर अगर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अगर अपन बात कर ले हैं कि इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, अगर अपन जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, अगर अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर इनको रख रहे हैं तो रखने के बाद में क्या होता है, इनमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, इनमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, संरेखित हो जाएंगे, और इसके कारण का जो नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ मान आ जाता है। ठीक है, तो अगर यही था, इनको अगर अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा, कैसे हो जाएंगे ये अणु। अगर यही है तो अगर अपने पास ये पूरा पदार्थ था तो इसके अणु कैसे बन जाएंगे, इसके अणु इस प्रकार से बन जाएंगे कुछ, है ना, मतलब प्लस और माइनस में थोड़ा सा ऐसे गैप बन जाता है। ये जो अपना गोला सा है वो इस प्रकार से बन जाता है ना, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैसे बन रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी अपन मान रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र दिशा किधर है, ऐसे इधर, तो वो ये प्लस और माइनस बिल्कुल संरेखित हो जाते हैं, और जो इनके केंद्र हैं धनावेश ऋणावेश, इनके बीच में थोड़ी सी दूरी उत्पन्न हो जाती है। इस कारण इन सबका क्या बताया, बताओ, आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। कब, जब अगर इनको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि ई नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ई नॉट इक्वल टू जीरो है तो इनका भी कुछ ना कुछ जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है वो कुछ ना कुछ मान आ जाता है, जीरो के बराबर नहीं होता है, कुछ ना कुछ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना परावैद्युत पदार्थ, और वो भी दो टाइप, अध्रुवीय और ध्रुवीय। ठीक है, अब इसमें एक होता है कि ध्रुवण क्या होता है। एक तो आता है हेडिंग अपने पास ध्रुवण। तो ध्रुवण तो क्या होगा
कि जो अपने अध्रुवीय अणु थे, ये अध्रुवीय पर्वत पदार्थ थे, इनको अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके कारण जो इनमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता मतलब प्लस और माइनस में जो दूरी आ जाती है खिंचाव के कारण, उसको क्या बोलते हैं अपन, ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो यानी अगर इसकी डेफिनेशन लिखे अपन तो अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय पदार्थ को या अणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनमें क्या उत्पन्न होती है बताओ, ध्रुवता, ध्रुवता उत्पन्न होने की घटना को, उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं जी, अपन ध्रुवण कहते हैं, है ना। जो ध्रुवता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं अपन, ध्रुवण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसका, ध्रुवण कहते हैं। अब इसी में एक चीज़ आती है ध्रुवण सदिश, क्या आता है, ध्रुवण सदिश। इसी को भी जो अपन कैपिटल पी से ही व्यक्त करते हैं। तो ये ध्रुवण सदिश क्या होता है कि अपना जो परावृत्त पदार्थ है उसके एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है उसे क्या कहते हैं अपन, ध्रुवण सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, किसे कहते हैं कि परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन की बात कर लें अपन ना, कि एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं जी अपन, ध्रुवण सदिश कहते हैं। और इसे कैपिटल पी द्वारा व्यक्त करते हैं अपन। ठीक है, तो अगर अपन लिखे यहाँ पे ध्रुवण सदिश तो वो क्या होगा, अपन इसको आघूर्ण को भी लिखते हैं ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ पी एम मान लेता हूँ, तो पी एम बटा वी। ठीक है, तो अपन ध्रुवण सदिश होता है तो ये क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण है टोटल, और उसमें अगर आयतन का भाग दे दें तो अपने क्या आ जाएगा, ध्रुवण सदिश आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन ध्रुवण सदिश। एक और बात लिख लेना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लिख लेना आप कि जो अपना ये ध्रुवण सदिश होता है, ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या होता है जी, समानुपाती होता है। ये ध्रुवण सदिश है वो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू E, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। और यहाँ से अगर P को हटाते हैं तो यहाँ अपन यूज़ करते हैं काई E। ठीक है, ये काई होता है, काई बोलते हैं इसको, और ये समानुपाती नियतांक है, वैसे तो समानुपाती नियतांक। और जो नियतांक है इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है बताओ, ये ध्रुवण जो अपना पदार्थ है, ये जो अपना पदार्थ है तो क्या बताता है, ये पदार्थ की विद्युत या वैद्युत प्रवृत्ति को बताता है। ये क्या बताता है, ये जो अपन यहाँ पे यूज़ किया काई, वो क्या बताता है, पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, ये वाला। ठीक है, तो यानी कि जो ध्रुवण सदिश कितना ध्रुवण होता है, एक तरह से ये ध्रुवण का क्या होता है, मापक ही होता है एक तरह से। इसको अगर बोलें अपन कि ये ध्रुवणता का माप होता है, एक तरह से माप या मापक होता है, ये जो समानुपाती नियतांक होता है। यानी किसी की अगर ये काई का मान कम होता है, विद्युत प्रवृत्ति कम होती है तो यानी वो कम ध्रुवित होगा, अगर किसी के ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा ध्रुवित होता है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती होता है। एक बात ये ध्यान रखनी है अपन को। और दोबारा देख लो आप, ध्रुवण सदिश क्या कहेंगे अपन कि परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन के अंदर उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या बोलते हैं अपन, ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे पी व्यक्त द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ध्रुवण क्या कहेंगे अपन कि अध्रुवीय अणु को अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं अपन, तो रखने के कारण उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है या ध्रुवता उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, जो उत्पन्न होने की जो घटना है उसे क्या करेंगे अपन, ध्रुवण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था छोटे छोटे टॉपिक थे। फिर अब आगे वाले अपन नेक्स्ट शुरू करेंगे, इसकी धारिता क्या होती है, चालक की धारिता क्या होती है, ये थोड़े से पहले अपन को पढ़ना था। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय, टेक केयर। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन पिछली वीडियो के ऊपर। और पिछला प्रश्न था अपना कि
4 कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान कितना रखा है? 300 जूल दे रखा है। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट अपन जानते हैं कि विभवांतर का मान क्या होता है? एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी 300/4 आएगा। तो कितना जाएगा अपने पास? 75 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था 75 जूल। क्या वोल्ट आएगा ना, जूल पर कूलाम मतलब वोल्ट आ जाएगा। तो देखो राइट आंसर है आपका ग्यारसेल प्रजापति, बिल्कुल राइट आंसर है। अज्जू प्रजापति बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और देख लेते हैं आपका कमेंट। आदित्य जैमन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट। कोमल प्रजापति बिल्कुल राइट आंसर। ऋतिक शर्मा बिल्कुल राइट है। पूजा प्रजापति बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना क्वेश्चन। और अब देख लीजिए आप आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।